अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप सारों का? अच्छा कल जो नहीं अब्दुल्ला एक सेकंड जी प्लीज। कल जो आपको पता ही नहीं आम तातील थी लाहौर में भी, कराची में भी, और ईरान के सदर वाज विजिटिंग। फिर जो कंटेनर्स वगैरह लगाए गए थे, रोड ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग, वो पता चला कि बहुत जगहों पे आज भी लगे हुए हैं, वहीं पड़े हैं कराची में एटलीस्ट, और बच्चे फिर स्कूल नहीं जा सके। तो 2 हो गई कुछ जगहों पर ये वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि कोई कितना ही नालायक होगा। हाँ होगा, ठीक है, कोई कितना ही नालायक होगा कि मतलब पूरी रात गुजर गई और उस जगह से कंटेनर हटाना एक काम था जो किसी की जिम्मेदारी होगी, जो किसी को मुकम्मल करनी थी। जाहिर है कंटेनर ला के रखे भी तो गए थे ना। ये उसके बाद कुछ जगहों की बात हो रही है, ज्यादातर हटा भी दी। हाँ, उसके बाद वो दौरा मुकम्मल हो गया। पूरी रात लगाकर, क्या पूरी रात लगाकर मशीनरी इस्तेमाल करके इस शहर की शाहराहों से कंटेनर नहीं हटाए जा सकते थे? मतलब लगाए भी तो थे ना किसी ने। ये एटीट्यूड निशानदही करता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो एफिशिएंटली लगाने का काम तो हो गया था, जबरदस्ती सदर पहुंच रहे हैं, लगाओ और पूरा शहर जो है बंद कर दो। ओके फाइन, ऑल्दो वी डिड हैव रिजर्वेशंस ऑन दैट आल्सो कि जब कोई आ रहा हो डिग्नेटरी तो पूरा शहर बंद करने की क्या जरूरत है, लेकिन चलो हो गया। अब वो चले गए हैं तो उठा तो दो। तो ये जो लैग और ये लेजीनेस, ये सारी चीजें हो जाती है ना, दैट इज शुड हैव बीन प्री प्लान्ड। ज्यादातर जगहों से हट गए थे भाई, 1 आध 2 3 जगहों पे भी क्यों मौजूद थे। स्टारगेट की तरफ से हमें इत्तलात आ रही थी। इवन ये सीएम हाउस के करीब भी कंटेनर खुल गई थी, सड़क पड़े जरूर हुए थे। दे कुड हैव बीन रिमूव्ड एज वेल। मतलब दिस इज वाज अ टास्क जिसको किसी को सरंजाम देना था, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर नहीं सरंजाम दिया। वजीर आजम भी आ जा रहे हैं कराची एक दिन के दौरे पे। कुछ देर बाद ही एक रोजे के लिए वो कराची पहुंच रहे हैं, और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। तो उनके भी कुछ ऑब्वियसली होपफुली वजीर आजम की आमद की वजह से कोई रूट बंद ना किया जाए, शहरियों को तकलीफ ना हो, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज सिटी, ह्यूमंगस पॉपुलेशन, और कारोबारी दिन आज है, कल छुट्टी के बाद। सो प्लीज मेक श्योर कि वजीर आजम यहाँ मौजूद हों। 100 दफ़ा आएँ, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन शहरियों को भी, आई एम श्योर वजीर आजम भी यही चाहेंगे कि शहरियों को भी कोई तकलीफ ना हो उनके प्रोटोकॉल तो मज़ार कायद पे हाजिरी भी है। फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मुलाकात भी है, तो उनका भी एक पूरा एक दिन के लिए आ रहे हैं, एक पूरा स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, और वील टेल यू एज वी गो अलोंग। कुछ मगरबी हवाओं के आने का भी सुना जा रहा है, जो कराची तो नहीं लेकिन बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बारिशें बरसाएंगी। वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है अभी तक, और मजीद अगर एक सिस्टम आया जो कि आज रात से उसकी बात कर रहे हैं आने की तवक्को है, नदी नालों में मजीद तुग़यानी का खदशा है। इट हैज़ नॉट बीन ग्रेट। तो ना ही हो तो बेहतर है। बलूचिस्तान में हमारे जितने बहन भाई मौजूद हैं जो मुश्किल में हैं, आवर हार्ट गोज़ आउट फॉर यू, और होपफुली हुकूमत भी कुछ कर रही हो आपकी देखभाल के लिए। अच्छा जी, बाय द वे बिल्कुल एक फुट नोट साथ डाल दें कि दुबई में ऐसी जगह अभी भी हैं आज तक, मतलब हफ्ता ऑलमोस्ट गुजर चुका है जहाँ से पानी नहीं निकाला। अल्लाह अल्लाह करके तो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है। हाँ, तो मतलब वी आर जस्ट थिंकिंग कि हम दुबई जैसा शहर, मुल्क ही कहते हैं, छोटा सा एक वो मुल्क है, वहाँ से पानी नहीं निकाल पाए घरों में लोगों की। मतलब अभी तक आज तक जो है वो चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, एंड इट्स नॉट दैट लुकिंग दैट ग्रेट। ओके, एक और चीज एक्चुअली इस पे हम बात कर लें, बट इट्स नॉट टुडे, इट्स टुमारो। लेकिन एक्साइटमेंट तो होती है ना। वी लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट, सो वी वुड एनीवेज टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 25 अप्रैल पर उस जुमेरात क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम को इंजरीज के मसाइल का सामना भी है। आज़म खान पहले ही घुटने और पिंडली में तकलीफ की वजह से सीरीज से बाहर हैं। मोहम्मद रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं, जिनकी अगले मैचेस में शिरकत मशकूक समझी जा रही है। वो कल ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं आए थे, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, मगर फिटनेस भी बहुत सारे सवालिया निशान उठा रही है फिटनेस उनकी, which shouldn't be the way, because अभी तो इतना बड़ा कैंप काकुल में इनकी फिटनेस का लगा हुआ था, तो आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ये ऐसे फिट होके आएंगे। के दौरान वैसे फिटनेस इश्यूज नजर भी आ रहे हैं, स्लो रन रेट से भी बैटर्स जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तीसरे मैच में ये देखा गया कि पाकिस्तानी बैटर्स ने 20 से 25 रन कम बनाए, जिसका हेड कोच अजहर महमूद ने एतराफ़ किया। कल शादाब खान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमें रन रेट बेहतर करना होगा। डेफिनेटली मुझे एक सिंपल थ्योरी आती है कि जो टीम ज़्यादा बाउंड्री मारेंगी T20 क्रिकेट में वो
टीम ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट अबॉर्डेड है। मुझे लगता है कि एज ए टीम हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर लें हमारी मिस्टेक्स जो हैं और हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे टू गो यही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक इशू जो है ना वो मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर है, तो उसमें भी बड़ी बातचीत हो रही है क्योंकि टीम मैनेजमेंट जो है वो मोहम्मद रिजवान को चौथी पोजीशन पर खिलाना चाहती है, मगर कप्तान बाबर आजम जो हैं वो इससे बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि साइम अयूब की नाकामी की सूरत में रिजवान को ही इनिंग्स का आगाज़ करना चाहिए, तो ही वांट्स हिम टू बी द ओपनिंग बैट्समैन, वेयर एज बाकियों का ये ओपिनियन है कि उनको 4th नंबर पे आना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी 5 T20 मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान टीम के लिए जुमेरात का मैच जीतना बहुत ही अहम होगा। हम हमेशा क्रंच पे आ जाते हैं ना कि बस अगला वाला इज अ डू और डाई टाइप। नफ्सियाती एतबार से फिर बरतरी हासिल हो जाएगी अगर हम ये मैच जीत गए, जो कि कल होगा। हाँ, यही कहना चाह रहा था मैं। अच्छा चलो कह दो। मतलब यही कह दिया था ना, मतलब वो जरा ट्विस्ट तो करके कह दिया था। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जो मेरी ही बस बात सुनते हो, तो मैंने भी कह दिया। नहीं, आपने बड़ा उसे सिंप्लीफाई कर दिया, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। अब्दुल्ला की ना कभी बार तारीफ नहीं लगती, तो फिर देन वी हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छी मतलब तारीफ कर रहे थे कि नहीं। कहा कि नफ्सियाती एतबार से हम बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे अगर हम ये मैच जीत जाएंगे, तो उसकी आसान अल्फाज में इंटरप्रिटेशन यही थी कि वी विल बी इन अ गुड पोजीशन एंड बेसिकली सीरीज लूज नहीं करेंगे ना उस तरह के। जी बहुत ही बैड सीन हो गया। ओके फाइन। सोहेल इमरान हमारे साथ ही हैं और सिकंदर बख्ती हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोनों? सोहेल भाई ज़रा लाहौर से अपडेट दे दें, क्या चलता रहा प्रैक्टिस सेशन में, कौन आया कौन नहीं आया, क्या क्या हुआ? अब्दुल्ला, कल बड़ा खुशगवार मौसम था यहाँ पर लाहौर में, और शाम के वक्त जब ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ 7 बजे, तो उस वक्त हवाएं भी चल रही थी और बड़े खुशगवार माहौल में ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। और 3-3.5 घंटे दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है, बड़ी भरपूर प्रैक्टिस थी। और यही वजह है कि लगता है कि आज एक मैच से एक रोज पहले दोनों टीमें जो है वो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन ही करेंगी, क्योंकि कल जिस तरह की हमने ट्रेनिंग देखी है वो खासी भरपूर थी। मोहम्मद रिजवान, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मोहम्मद रिजवान की टांग में तकलीफ है और ये उनकी तकलीफ काकूल का जो कैंप था उसमें बड़ी थी, लेकिन वो कैरी इससे पहले ही उस तकलीफ को कर रहे थे। उससे पहले उनकी लेफ्ट आर्म में तकलीफ रही है, जो कि आप अक्सर देखते रहे हैं स्क्रीन पे, जब वो कभी कभार लिमड़ाते हुए भी चलना शुरू कर देते थे। लेकिन अब उनकी तकलीफ जो है वो बड़ी है, और यही वजह है कि कल का जो सेशन था उसमें उन्होंने रेस्ट किया, होटल में ही आराम किया था, और फिजियो और ट्रेनर उनको देख रहे हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इस हवाले से, कल भी था एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी स्कैन की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि वो बाकी जो 2 मैचेस हैं 25 और 27 के, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन आज टीम मैनेजमेंट की जानब से कहा गया है कि आज उनके बारे में फैसला हो जाएगा। डाउटफुल है अब मोहम्मद रिजवान, क्योंकि अगर उन्हें खिलाया जाता है 30-40% तकलीफ के साथ भी, तो उनकी तकलीफ बढ़ सकती है। ये है, आई एम वंडरिंग कि हमें सिकंदर, बल्कि आपको भी कॉन्वर्सेशन में लाएं, शुड वी बी अलार्म्ड बाय दिस सिचुएशन जो रिजवान की ये जो इंजरी है, क्योंकि आगे इतना ग्रूलिंग सीजन क्रिकेट का भी स्टार्ट बल्कि हो ही गया है, लेकिन इट्स गोना गेट इवन टफर आगे। दूसरा, रोटेशन पॉलिसी की हम बॉलर्स के लिए तो बात करते रहते हैं, व्हाट अबाउट बैटर्स? तो वो भी फिर अगर नहीं फिट टू प्ले एट द मोमेंट, देन इट शुड नॉट बी कॉज फॉर कंसर्न। फिट भी हैं तो फिर उन्हें रोटेट करते हैं। हाँ। देखो, जो हैमस्ट्रिंग होती है वो ऐसा मसल होता है कि जिससे आप ना भाग सकते हैं ना बॉलिंग करा सकते हैं, और अगर आपने इसको स्ट्रैपिंग करके इंजेक्शंस लगा कर खेला, मैं खेल चुका हूँ ऐसा, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए आपकी छुट्टी हो जाती है, फिर आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से। तो हैमस्ट्रिंग को आपको रेस्ट देना पड़ता है। तो ये तो आप सोच रहे हैं कि जी रिजवान को अगर ये इंजरी थी, ये रिजवान की अपनी गलती है ना, ये लोग अपनी जगह नहीं छोड़ते, ना ये छोड़ते हैं ना बाबर छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर आपको कोई छोटी मोटी इंजरी है तो आप ना खेला करें। शुरू में अगर ये इंजरी कैरी करे तो काकुल जाने की क्या जरूरत थी? ये फैसला किसी और का भी तो हो सकता है। मतलब ये कैसे होगा कि जी बाकी टीम उनको ये एडवाइस कर रही है और ये कहे नहीं जी हम तो खेलेंगे?
अरे नहीं हुमा, ऐसा नहीं होता। एक शख्स को अपनी इंजरी को खुद देखना होता है ना। अगर पाँव में दर्द है, हैमस्ट्रिंग आपका खिंचा हुआ है, आप ना खेलें। He should have been vocal about it कि भाई मुझे तकलीफ है, बढ़ जाएगी। He should have told। देखो, एक होता है इम्पोर्टेंट बंदा, वो रिजवान है, एक बाबर हैं, शाहीन है, शादाब है, नसीम शाह है, इफ्तिखार है, ये हमारे इंपॉर्टेंट बंदे हैं। अगर इनको कोई थोड़ी मोटी इंजरी होती है तो इनको बताना चाहिए और इनको जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। खैर एनीवे, अब रिजवान अनफिट हो गए, हमारे पास चॉइसेस क्या है? मैं सोहेल से पूछूंगा क्या उन्होंने कोई विकेट कीपर अनाउंस किया है? नहीं किया तो बहुत अच्छा किया है, इसलिए कि देखें जी, मैं एक चीज पे कल से 2 दिन से जोर दे रहा हूँ कि उस्मान ने अपने आप बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसको फुल चांस दे दें। जी जी, आखिरी 2 मैच उसको फुल खिलाएं, वो विकेट कीपर है, उसको पूरे मैचेस दे दें, उसकी बैटिंग ऑर्डर अच्छा कर दें ताकि उसको कोई गिला शिकवा ना रहे। वैसे उनके लिए समहाउ आइडियल सिनेरियो बन ही गया है क्योंकि आजम बैठे हुए हैं, रिजवान इज आल्सो अनफिट। व्हाट डू यू हैव टू से सोहेल? आइडियली तो उन्हीं को होना चाहिए। अब्दुल्ला, 2 से 3 चीजें नजर आ रही हैं, तब्दीलियां जो है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि फखर जमान के हवाले से खासी बहस हो रही है कि अगर फखर जमान स्क्वाड में है तो फखर जमान को क्यों 3रे, 4थे, 5वें नंबर पर खिलाकर उनको जाया करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको एक तरफ आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जिस तरह शादाब खान ने कल बड़े खुले अंदाज में कह दिया है कि पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम, जो आप लोग भी हम लोग भी यहाँ पर आकर बातें किया करते थे कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तान का मसला है, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी रियलाइज करना शुरू कर दिया कि वाकई ये मसला है। अब आप इंडियन प्रीमियर लीग दूर ना जाएं, उसी को प्रीमियर लीग को देख लें आप इंडिया की, वहां पर स्ट्राइक रेट देख लें, कहाँ आसमानों से बातें कर रहे हैं और हम अभी वही 130, 135 को अच्छा स्ट्राइक रेट कह रहे हैं। अब फखर जमान की जगह बन रही है, इमाद वसीम के बारे में सुनने में आया कि वो भी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। जहां तक उस्मान खान का है तो उस्मान खान के बारे में सब इस चीज पे मुतफिक हैं, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उनको तमाम के तमाम मैचेस में मौका मिलना चाहिए। अगरचे उनका आप नंबर तब्दील कर रहे हैं, उनको आप थोड़ा सा बाकी प्लेयर्स को कुर्बानी देनी चाहिए। जिस तरह सिकंदर भाई ने भी जिक्र किया कि बाबर आजम को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनको पता है कि बाबर आजम एक अच्छे बैटर हैं तो अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने चले हैं रोटेशन पॉलिसी के तहत तो बाबर आजम बाहर बैठ जाएं, उनकी जगह पर उस्मान खान जो उनका एक्चुअल नंबर है वो आए, फखर उस्मान को भी आप खिलाएं और जिन खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट आपके कहने पर वापस ली हुई है आप उनको भी पूरा मौका देके मैचेस में ये तो देख लें कि आगे आपने कॉम्बिनेशन कौन सा बनाना है। अब तो शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन माजी में रह चुके हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, तमाम प्लेयर्स को कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, उनको उनके बैटिंग नंबर का पता होना चाहिए। अच्छा, उधर अजहर महमूद कह रहे थे कि किसी का नंबर कोई पक्का नहीं है। एक तो नंबर पक्का होना जरूरी होता है या नंबर ना भी पक्का हो तो काम चल सकता है। सिकंदर ये आप बता दीजिएगा। दूसरा ये कि हमें अभी की बात याद है, बाबर ने इस सीरीज से पहले जो बात की थी मीडिया से, उसमें बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारा तो इतना लंबा जबरदस्त बैटिंग लाइनअप का हमारा मसला ही खत्म हो गया, नीचे आके शाहीन को भी ऐड कर लिया था कि नीचे आके जी शाहीन भी कर लेते हैं और सब कर लेते हैं और हमारी तो बड़ी लंबी नीचे तक बैटिंग चलेगी। मतलब नीचे तक बैटिंग के बावजूद भी अगर हमारे स्ट्राइक रेट और रन रेट का मसला है तो फिर मसला तो है। देखो, बैटिंग लंबी नीचे होने 20 ओवर में कितनी लंबी होनी चाहिए? 20 ओवर होते हैं, ओपनर से 10 ओवर खेल लेते हैं या 8 ओवर खेल लेते हैं, 12 में क्या आप तो 18 लड़के खिलाएंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपके पास जो लड़के बाहर बैठे हुए हैं उसमें फखर का जिक्र हो रहा है, उसको आप खिलाएं, खिलाना चाहिए। आजम अनफिट हैं, जमान खान रह गए, उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, उनको खेलना चाहिए। शाहीन या नसीम को रेस्ट लेना चाहिए। इमाद वसीम अभी तक कोई मैच नहीं खेले, उनको खेलना चाहिए और उसामा को खेलना चाहिए। आपने इब्रार को 3 मैच खिला दिए, इब्रार को बिठा दें, अब उसामा को ले आए, 2 मैच उनको दे दें। इमाद को खिलाएं, आप शादाब को बिठा दें, इसलिए कि एक ऑलराउंडर खेलेगा, आप सारे ऑलराउंडर नहीं खिला सकते, फिर उसके बाद क्लैश हो जाता है। और आप फखर को खिलाएं, उसकी जगह खुद ब खुद बन गई, इसलिए कि रिजवान अनफिट हो गए, आपकी टीम बन गई। मतलब है कि ये अब आपके कॉम्बिनेशन। मगर आपने बैटिंग ऑर्डर, जो आप नंबर की बात कर रहे थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस्मान खान ने 200 किए, एक 90 किया, एक 50 किया हुआ। मैं कल उनका निकाल के डेटा देख रहा था और ये सारा उन्होंने नंबर 4 पे जाकर किया है, सॉरी नंबर 1 पे किया है, 1 डाउन, नंबर 3 पे किया है, 1 डाउन किया है। तो आप उनको वो पूरा मौका दे दें, वरना वो बाद में टीवी पे बैठ के इंटरव्यू देते रहेंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी की और मेरे साथ ज्यादती होगी, मेरे साथ ज्यादती होगी, ये रोना रोया जाएगा। क्या ख्याल में उस्मान को 1 डाउन आना चाहिए फिर? सॉरी सर, उस्मान को 1 डाउन आना चाहिए फिर? हाँ, उसको 1 डाउन कर दें, आप फखर से ओपन करा लें, बाबर से नीचे आ जाएं। अगर वो कप्तानी करना ही चाहते हैं तो वो नीचे आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं आपको स्कोर कार्ड निकाल लेता हूँ कि रोहित शर्मा 8वें नंबर पे आया हुआ है,
वर्ल्ड कप से पहले अगेंस्ट बांग्लादेश या किसी एक हल्की टीम के साथ। हम ना ऑन अ रेगुलर बेसिस हम बैठ के ये सारी फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं ऑल ऑफ अस। डिसीजन मेकिंग होती किसकी है? मतलब हम एक्सपेरिमेंट करने के लेट इट बी सेड कि चलो अगर ये एक्सपेरिमेंट है ऊपर नीचे करना, वी आर इन पाकिस्तान, वी आर इन अ होम सीरीज, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। तो ये फैसला किसका होता है? कैप्टन का होता है या फिर सिलेक्टर्स का होता है? सारों के मिलके होता है कि किसने किस पोजीशन पे खेलना है? एंड लेट अस जस्ट ट्राई इट आउट इन दिस सीरीज। जी सुहेल, कमेटी भी बन गई है अब तो। हुमा, मैंने 76 से टेस्ट डेब्यू मेरा हुआ है, 76 से। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने एक ही चीज देखी, कप्तान इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है, एक दफा ऐसा भी हुआ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 नए लड़कों को डेब्यू कराया गया था, कप्तान आया, उसने कहा ये कौन लड़के हैं, हटाओ, उन्होंने वापस पुराने लड़कों को लेके आए। ये मेरे साथ भी हुआ है। उसके बाद जो भी कप्तान होता है वो स्ट्रांग होता है, तो कप्तान की मर्जी चलती है। वो कह देता है कि यार अब बाबर इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, ही इज अ सुपरस्टार, दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है। तो बेसिकली हम जो बातें कर रहे हैं और सजेशंस कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे बाबर ने ही डिसाइड करना है कि कौन किधर जाएगा। जिसमें सबकी एक राय है, जिसका हिस्सा आप कप्तान भी हैं सुहेल, मतलब ये कमेटी फैसले कर रही है सारे? नहीं अब्दुल्ला, इसमें जिस तरह सिकंदर भाई ने भी कहा कि कप्तान जो है उसका खासा अमल दखल और वहाब रियाज भी तो साथ साथ मौजूद हैं। जी 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 डेफिनेटली उनका भी इनपुट बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा नहीं मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा है उनका। अजहर महमूद भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हमने टूर किया था उस वक्त बाबर आजम कप्तान नहीं थे। उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो तब्दील होता है, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब आते हैं। अब बाबर आजम कप्तान बनते हैं तो बाबर आजम को वही वाला कैरी करना चाहिए था नंबर जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो किया था उन्होंने, और उस पर आपके भी उन्होंने 50s की हुई हैं। तो फिर बाबर आजम को क्या जरूरत थी कि आप जब कप्तान बनते हैं तो आप फिर ओपन करना शुरू कर देते हैं और रिजवान को आपने फिर 1 डाउन कर दिया। अगर ये वाली सूरत हाल ना होती तो आज जो बैटिंग ऑर्डर के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर बातें हो रही हैं और खबरें आ रही हैं सामने के प्लेयर्स खुश नहीं है, खासतौर पर मोहम्मद रिजवानी, ये बिल्कुल कतई ना होता। और उसके लिए बाबर आजम जिनको कप्तानी दोबारा मिली थी उन्हें कुर्बानी देनी चाहिए थी। कुर्बानी नहीं है, अगर आपका कॉम्बिनेशन एक एक्सपेरिमेंट आपने किया तो उसको कैरी ऑन करते 5 मैचेस के लिए, 4 मैचेस के लिए, क्या फर्क पड़ जाना था। आप दुनिया के एस्टैब्लिश्ड 3 बैटर हैं, आपकी पोजीशन किसी ने नहीं लेनी थी, लेकिन आप ये जो पूरा एक सिनेरियो पैदा हो गया बैटिंग ऑर्डर को लेके वर्ल्ड कप से पहले कि जी फलां खुश नहीं है, फलां खुश नहीं है, फलां खुश नहीं है, इसको तब्दील करना चाहिए। ये सूरत हाल उस वक्त तक उस पैदा ना होती अगर बाबर आजम थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। आपको इज दैट इवन ऑन कार्ड्स? जी सिकंदर जी देखिए, एक जो कप्तान होता है और बाबर जैसे स्टेटस का, उसका स्टेटस बहुत बड़ा है। जी बाबर इज अ टॉप प्लेयर, नंबर 1 प्लेयर, राइट। आप उसको जो भी बड़े दिल का मुजाहरा करें, उसको पाकिस्तान की टीम बनाने में भी हिस्सा लेना चाहिए। यानी कि फ्यूचर में हमारे कौन से लड़के होंगे। तो जैसे मैंने रोहित शर्मा का जिक्र किया, वो 8वें नंबर पे उन्होंने बैटिंग की, कई जगह पे वो बैटिंग ही करने नहीं गया, कई जगह पे वो खेले नहीं, टीम के साथ थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया करता है, तो उनको भी थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करें, एज अ कैप्टन टीम को बनाएं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ उनका काम ये नहीं है कि वो जाके अपने 50 करते रहें और उनकी अपनी रैंकिंग सही रहे। तो ये सारी जिम्मेदारी मैं बाबर को दूंगा कि भी आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए आप नीचे आ जाएं, लड़कों को भेजें और पूरा एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। नंबर 3 वो हो गया अपना उस्मान, 4 पे आप शादाब को भेजने जाएं, जी मारें जिस तरह वो मारते हैं, फिर आप इफ्तिखार को भेजें, फिर आप इरफान को भेजें, फिर आप खुद आएं, ताकि एक पता तो चले कि हमारे लड़के मार के खेल सकते भी हैं, नहीं खेल सकते, वाली क्रिकेट खेल सकते हैं जो पड़ोस में खेली जा रही है। बेसिकली आप कह रहे हैं कि टू बिल्ड देम अप, गली क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें हर एक को ओपन करना है। नहीं, लेकिन ये भी अच्छी बात है सिकंदर। बेसिकली आप कह रहे हैं कि लड़कों को बिल्ड करें और उनको वो कॉन्फिडेंस दें दैट यू कैन, अगर मैं ना भी हूँ इस सिनेरियो में तो यू कैन होल्ड दिस थिंग टुगेदर। और ऑफ कोर्स बाबर तो है ही हैं बीच में। गॉट इट सिकंदर, थैंक यू एंड सुहेल इमरान, थैंक यू फॉर यस। कल तो मैच है, मैच कल तो कल हम दोबारा से रिविजिट करेंगे और अपने प्रपोजल्स जो है, आइडियाज वो भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 88 रन से मात दे दी। आपको पता है ना, मेहमान टीम ख़वातीन की वेस्ट इंडीज़ की यहाँ मौजूद है। मेहमान टीम की कप्तान एली मैथ्यूज़ की एक और सेंचुरी, 141 रन बनाए उन्होंने और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 278 रन स्कोर किए टोटल पर। पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर
नशरा सिंधु ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में नाकाम और 48 ओवर में टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। पूरी टीम जो थी वो आउट हो गई। 3 मैचों की सीरीज़ 3-0 से वेस्ट इंडीज़ के नाम रही। वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने पाकिस्तान वुमेन के ख़िलाफ़ दूसरी मरतबा वनडे सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर भी हो रहे हैं। आई वॉच्ड ग्लिम्पसेस ऑफ इट, पूरा तो बैठ के मैंने मैच नहीं देखा। यस वी लॉस्ट, लेकिन हमारी कुछ लड़कियां एक्चुअली आर डूइंग वेल एज वेल। तो उम्मीद तो थी कि हम इतना वेल हो जाए, होम ग्राउंड भी है, हमारा अपना एडवांटेज भी हमें है कि हम ज़रा बेहतर करेंगे, बट नॉट रियली। एक मैच भी हम नहीं जीत पाए, नहीं जीते। आई फील सैड अबाउट इट। इसलिए इसमें और क्या बात करें वैसे, मतलब इतनी बात जो हम टाइम डिवोट करते हैं आदमियों की क्रिकेट पे, तो कर लो इस पे भी। नहीं कर लें, बिल्कुल करें। नहीं वो मेरा मतलब नहीं था, मतलब आई एम सैड कि हम नहीं जीत पाए। सो दुख में इंसान कभी कहता है ना कि और क्या गुफ्तगू होगी फिर इस बारे में। सो या लेकिन दूसरा मैच आपको याद है ना कि मतलब वो बड़ा कांटेदार था। इट मींस उसमें एटलीस्ट मुझे ये फीलिंग हुई कि वी कैन डू इट टू। और अभी हमारी रिसेंट पास्ट में ही कुछ ज़बरदस्त कामयाबियां थीं और हम नाउम्मीद बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। और आई एम श्योर कि लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें उतना डिटेल एनालिसिस हम नहीं करते ख़वातीन क्रिकेट का जितना हमें करना चाहिए। लेकिन हम जितने मैचेस हमें मिलेंगे, जितना हम खेलेंगे उतना हम बेहतर होंगे। सो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिंस यू नो इतनी अच्छी हमें विन्स नहीं मिल रही तो आओ रुक जाओ इस चीज़ में। नो, द मोर वी प्ले द बेटर वील गेट। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा जी, एक सेगमेंट हम शामिल करना चाहेंगे यहाँ पर जिस पे नौजवानों का बड़ा इंटरेस्ट होगा, पर्टिकुलरली जो अभी OA लेवल्स कर रहे हैं या कर चुके हैं या FSC कर रहे हैं और बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दहाइयों से एक फेवरेट डेस्टिनेशन रही है इंग्लैंड, UK। तो पाकिस्तानियों का बरतानिया जाकर तालीम हासिल करना, हमारे बरतानिया से तालीमी राब्ते 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, बाय द वे, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल तक ने वहाँ से आला तालीम जो है वो हासिल की थी। तो आपने सबने माशरती उलूम की किताबों में पढ़ा ही होगा ना? तो ये बात तो कब से शुरू हुई है नेचुरली। इफ दैट दोज आर द फुटस्टेप्स टू फॉलो, तो आइडियली तो स्टूडेंट्स का दिल चाहता है वहाँ जाके पढ़ें। और इसलिए जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान और UK के दरमियान हायर एजुकेशन के लेवल पर पोटेंशियल के मुताबिक पार्टनरशिप नहीं, तो फौरी तौर पर हैरत ही होती है कि वाई नॉट, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो लेकिन गौर से देखें तो ये बात गलत नहीं है और इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर जैसा एक्सचेंज होना चाहिए वो अब तक नहीं है, तो दैट इज़ वन थिंग। एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए। एजुकेशन कमीशन के साथ वैसे मुआहदे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामलात में और उन शोबों में भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन होना चाहिए जो नहीं है। और जो भी ये सारा सिलसिला जो है कई मसाइल की निशानदही करता है और उनके हल के लिए बरतानिया की मारूफ जामियात का एक नुमाइंदा वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। एंड वी आर ऑनर्ड कि उस वफ्द में शामिल हैं प्रोफेसर सर स्टीव स्मिथ, जो कई यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के वाइस चांसलर रहे हैं और फिर सऊदी अरब में बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए एजुकेशन भी रहे हैं। और आज ये हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। सर स्टीव स्मिथ इनका नाम है। इनफैक्ट वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है इस वक्त की, तो डेफिनेटली हम उम्मीद रखते हैं अभी उनसे बात भी करेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, it's an honor to have you over as well. And we'll start the conversation with Sir We'd like Steve to welcome Smith. Sir Steve Smith. Absolutely, we would like to welcome you to Pakistan and also to our show. Thank you so much for taking out the time for us. First up, you are here, you must have visited some institutions, spoken to a lot of people. What potential do you see for collaboration between the two countries in the education sector? Oh, I think the potential is enormous. There's already some very, very good partnerships between British universities and Pakistani institutions, but this visit is the largest visit we've ever sent of leading British universities, 15 university heads with me, and our regulator, our quality assurance organisation. We've met with universities, we've met with our very close partners at the HEC, with the Minister of Education, and of course yesterday
with the Prime Minister, and we're convinced that there's a lot more we can do together by working in partnership. So we think the future is incredibly bright for a much stronger and deeper partnership, and that's the key word, between the UK and Pakistan, especially in what we call transnational education. That is, British degrees taught here in Pakistan in collaboration with institutions here, rather than students necessarily having to come to the UK. That's very right, Sir Steve Smith. You know, there's online classes available, degrees that UK universities can offer to Pakistani students here, while they don't have to go to England or UK, any other place. But also, we would like to ask you that recently, Pakistanis have favored going to UK and studying there for decades now, but lately it has become very expensive. Even for those who could afford earlier are now not able to send their children. Is that a concern in UK too? Well, you're absolutely right. I mean, the cost of education has risen around the world. And the reason we're here and the reason we're working so closely with the Pakistani government and the HEC in particular is because we want to offer UK quality education, not at the UK price that you'd pay if you came to the UK, but at a price that's suitable for the inclusive society of Pakistan. And the only way we can do that is partnership with the NEC, with the HEC, sorry, and with the policy on transnational education, so that we can actually work with institutions here to provide the same quality as you get in the UK, but at a price point that's suitable for everyone in this country. We do not want high quality education to be priced out of the reach of the ordinary Pakistani. We'll include Dr. Mukhtar as well in the conversation. Dr. Saab, thank you so much for taking out the time for us. Dr. Saab, how has the meetings been so far? And if you could share with us some ideas, something that you all are working on for the benefit of Pakistani students. और डॉक्टर साहब, आप उर्दू में भी बात कर सकते हैं ताकि हमारी ऑडियंस के लिए आसानी हो समझने में. थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। ये अभी आपने जो इंट्रो में बताया है कि बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत अच्छी कोलैबोरेशन है यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की। लेकिन ये जो एनी के नाम पे जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान में शुरू हुआ था, तो उसके जो मसाइल थे, तो हमने इनको एंगेज किया एंड इट इज लास्ट 2 year एक्सरसाइज एंड वर्किंग टुगेदर विद आवर पार्टनर इन यूके, स्पेशली सर स्टीव स्मिथ, who is the leader in the champion of higher education in the UK. We are honored to have them here in Pakistan. Dr. Mukhtar, we are not able to hear you clearly. There's some sort of distortion in the line. We have Smith with us and Dr. Mukhtar with us. We'll try to, as in our team and your team would try to fix it. हम जो थोड़ा सा कनेक्शन करते हैं क्योंकि आवाज़ खराब थी और हमें भी इंटरेस्टिंग बात डॉक्टर स्टीव स्मिथ जो हैं वो ये कर रहे हैं, यहाँ HEC के हेड के साथ मौजूद हैं और बहुत सारी कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि भाई आपको यहाँ, मुझे पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से UK की डिग्री ऑफर करती हैं इन एक्सचेंज प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, लेकिन अब वो सिलसिला बड़ा एक्सपैंड होने जा रहा है, हो सकता है, मतलब उसके एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बरतानिया जाएं और आप वहाँ पढ़ें और वहाँ से फ़िज़िकली जाके डिग्री हासिल करें। आपके लैपटॉप के ऊपर पूरी दुनिया आपको पता है मौजूद है, सो वहाँ जो क्लास हो रही होगी आप यहाँ वेरी मच अपने घर बैठे वो क्लासें अटेंड कर सकते हैं और आप उस यूनिवर्सिटी का मतलब ऑनलाइन तरीके से उसी तरह हिस्सा हो सकते हैं और वो डिग्री यहाँ बैठ के हासिल कर सकते हैं। आपको बेनिफिट्स वही मिलेंगे, आपको एजुकेशन वही मिलेगी, आपको ट्यूटर्स वही मिलेंगे, तो एक्सेप्ट फॉर द कैंपस एक्सपीरियंस, लेकिन एग्जैक्टली लेकिन वो खर्चा देखें कि कितना वो कम होगा उस तरह। सो ये कुछ एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है कि जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि ज़ाहिर है दहाइयों से हम जानते हैं बच्चे जाते हैं यहाँ से और कोलैबोरेशन होती है, लेकिन अब HEC की सतह पे, हुकूमती सतह पे क्या एवेन्यूज डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज गो अहेड सर। जी मैं बता रहा था कि हमने फिर एक पूरा क्वालिटी फ्रेमवर्क पे हमने एग्रीमेंट किया है
और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी इंटरेक्शन के साथ वो फैसिलिटी यहाँ भी प्रोवाइड होंगी और जो स्टूडेंट पाकिस्तानी यहाँ रजिस्टर होंगे दे विल आल्सो बी कंसिडर्ड स्टूडेंट ऑफ यूके और उनको मोबिलिटी की भी वही ऑप्शन होगी, वो चाहे तो यहाँ पढ़े चाहे तो वहाँ जाके पढ़ें। ऑफ कोर्स कास्ट डिफरेंस होगी, अगर वहाँ जाके पढ़ेंगे तो वहाँ की कास्ट देनी पड़ेगी। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने अचीव किया है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज आर आल्सो गोइंग टू गो देयर एंड ऑफर देयर डिग्री प्रोग्राम इन यूके मार्केट। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमने एग्री किया एंड वी आर थैंकफुल टू सर स्मिथ बिकॉज़ ही इज द चैंपियन ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम यूके गवर्नमेंट एंड ही इज लीडिंग दिस ऑल दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। उसमें ये होगा कि हम जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशन करेंगे, इनोवेशन पे आपस में मिलकर काम करेंगे और जैसे मैंने कहा आपसे कहा कि शुरू से कर रहे हैं लेकिन उसकी अब जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी हम इनकी कोलैबोरेशन करा रहे हैं। आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा की मुश्तरक यूनिवर्सिटियों से मिलेंगे, कल वो लाहौर जा रहे हैं, 2 दिन लाहौर में रहेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटियों से उनको मिला रहे हैं एंड दे आर वेरी इंप्रेस्ड एंड माशाल्लाह सब यूनिवर्सिटियों ने इंटरेस्ट शो किया है। उन्होंने RFP इशू किया था यूके में, 31 यूनिवर्सिटीज यूके ने इंटरेस्ट शो किया है कि दे आर विलिंग टू कम टू पाकिस्तान एंड वर्क विद अस और दिस इज अ वेरी गुड नंबर फ्रॉम यूके एंड स्कॉटिश गवर्नमेंट साइड। और हम इसमें से 15 टॉप यूनिवर्सिटियों को, जिसमें रसल ग्रुप भी है, ग्लासगो है, डंडी और बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटियां भी आई हैं। तो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया। ये हमारी यूथ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अफोर्डेबल कास्ट पे एक अच्छी प्रोग्राम, अच्छी एजुकेशन यहाँ भी, हाइब्रिड सिस्टम में भी, कंप्लीट 1 डिग्री के इस बेसिस पे भी और डिफरेंट किस्म के मॉडल भी हम इनके साथ वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन हम एक प्रॉपर एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाके, ताकि जो आपको पता है कि यहाँ पे मिसयूज भी चीजें हो जाती हैं उसको अवॉइड किया जाए और बच्चों को नुकसान ना हो। और कुछ शोबे हैं ऐसे हुमा और डॉक्टर साहब जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। फॉर इंस्टेंस स्टीव स्मिथ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट there are many valuable doctors who are serving in NHS and a lot of medical students here in Pakistan, you know, go through the route of PLAB and then serve in the national healthcare system in England, in UK. But there are not as many nurses as we can produce and who can be a part of that system as well. So there are still sectors or fields which are untapped. That's true. And of course, the key thing is our relationship with the HEC enables us to raise at the highest levels ways of resolving these issues. The key to any relationship is about trust, right? And so what we will do is any issues that are raised on Pakistan government side, we're very happy to take on board and discuss back in the UK. The truth is, this is not about a 1-year or a 2-year solution. This is about a long-term partnership between our two countries. So if there's an issue on nursing or doctors or anything, we will work with the government of Pakistan to try and resolve that. This is about the long term, not an immediate fix. Yes. Another aspect and a question, I think it's a concern or a query you could say from Pakistani students for Sir Steve Smith, that of course going to a university in the UK is an ideal scenario, but now recently, in recent times, we've seen that one can take online degrees as well, you know, through Zoom classes and online education. Can we ever compare that to on-campus experience? Can that be an alternative? Yeah, a true alternative. Yeah, do you think? That's a really good question. If we were doing this interview 6 years ago, I'd say no, they're totally different. What the pandemic did, the COVID pandemic, it meant that in the UK students were taught online for nearly a year because campuses were not open in the normal way. Right. What that's enabled us to do is to develop ways of integrating online and in-person teaching. So online education has come on leaps and bounds. It's much better than it was. So lots of programs now, even if you're on campus, the lectures are online. You study them at a time that suits you, then you go to the seminars. So I think we're now in a much more hybrid world than we were before. And what we want to do is to ensure that whether you study for a degree in person or online in the UK or here in Pakistan, you get the same quality outcome. It's quality to the student that matters most. Right. Wonderful. डॉक्टर साहब आपसे हम लास्टली बस अब गुफ्तगू को वाइंड अप रैप अप करते हुए यही पूछेंगे कि
ये जो सारी गुफ्तगू आप लोग कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं, आगे फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कब से अमल दरामद शुरू हो जाएगा? एक्चुअल स्टूडेंट को इसका फ़ायदा कब से मिलना शुरू होगा? और व्हाट आर दोस टॉप 3 थिंग्स जो कि आपको लग रहा है कि इस विज़िट में आप लोगों ने अचीव की हैं इनके या हासिल की हैं? देखें, एक तो आपने कहा कब से शुरू कर रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह हम ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट वी आर डन, और इंशाल्लाह इस कमिंग फॉल से ही इस पे काम शुरू हो जाएगा. Rather, I should say we have already started from yesterday. So things are already in place. इस वक्त काम शुरू हो चुका हुआ है. पहले भी TNE के नाम पे कुछ अदारे ऑफर कर रहे थे, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और ये अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी होगा. फिजिकल इनके ऑफशोर कैंपसेस भी यहाँ आ रहे हैं, 1-2 का ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है प्रोसेस, और कमिंग फॉल में उनके एडमिशन होंगे. तो ये बड़ी अच्छी चीज है. जो आपने कहा 3 important thing, we will be partnering with Pakistani institution, with UK and Scottish institution as a partnership, and with and as Sir Steve Smith said, that from UK side, Sir Steve Smith and his organization, and from Pakistan side, HEC and our organization, they will be acting as a facilitator to keep things on prospect, so that things should work properly, and we should keep on moving for long-term strategic partnership. So this is a very good initiative. And I want to congratulate all, especially thanks to UK and Scottish government, our Pakistani government, for believing in us, and we are already there, inshallah. Wonderful, Ji, and good luck. Good luck with that. Thank you so much for being on our show, Sir Steve Smith and Dr. Mukhtar Ahmed. बड़ी अच्छी बात Sir Steve Smith ने कही कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए. आप कैंपस में हो या ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऑब्वियस चीज़ से फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि वो वाली बात नहीं है. अब वो वाली बात छोड़ दें. इवन ऑनलाइन आप कैंपस में जब होते भी हैं, और जो इनका बताना था हमें, तो तब भी बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं. मतलब जो बच्चे कैंपस में पढ़ रहे हैं वो भी अपने सेमिनार्स वगैरह अपने टाइम के मुताबिक अटेंड करते हैं. ज़्यादा ट्यूटरिंग जो होती है ऑनलाइन बेहतर नहीं है कि ऑनलाइन एक बेहतरीन आप लेक्चर लें. हाँ, ये भी एक है. ये भी तो एक पहलू है ना इस बात का. डॉक्टर मुख्तार का भी ये कहना था कि बहुत से कैंपसेस इधर खुल भी रहे हैं दोनों की कोलैबोरेशन से, तो दैट इज आल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अच्छा जी, कल हमने आपको मिलवाया था भारतीय फाइटर को सिर्फ 20 सेकंड में नॉकआउट करने वाले कराटे कॉम्बैट खिलाड़ी शाहजेब रिंद से, और आज आपको बताएंगे कि प्रोफेशनल फाइट में पाकिस्तान की खवातीन जो है, लड़कियां बेसिकली, वो भी कहीं पीछे नहीं है. तो खातून बॉक्सर हैं और उन्होंने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया. जनाब रोमा यूसुफ ने थाईलैंड की एक खिलाड़ी थी, का नाम बड़ा मुख्तलिफ है. हाँ. और मुश्किल भी है. anyway, दूसरे ही राउंड में उनको चित कर दिया. और अपने करियर की चौथी प्रोफेशनल बाउट लड़ने वाली रोमा यूसुफ ने शुरू में ही हरीफ पर मुक्के बरसाया और उसे संभलने का मौका नहीं दिया, और 4 राउंड की बाउट दूसरे ही राउंड में जीत ली. 24 साल रोमा अपनी अगली फाइट अगले माह थाईलैंड ही की बॉक्सर फिकामात से लड़ेंगी. कहना ये है कि जो बाकी सारे फाइटर्स वगैरह, ये ऐसी जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, वो जब पाकिस्तानी अपोनेंट होना तो ज़रा मोहतात रहें, बिकॉज लोग परहैप्स सोच के आते हैं कि इन्होंने क्या ट्रेनिंग की होगी, इनके पास वो फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, लेकिन जो हमारे पास जज्बा है वो उससे आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते. बिकॉज ये हमारे जो पाकिस्तानी है, ये दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव when they go out, क्योंकि इतनी फाइनली इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली होती है, तो you think that they are going to lose out on that opportunity. शाहजेब रिंद की जो फाइट थी इंडियन हरीफ के साथ, जो बड़ा एस्टैब्लिश्ड एक इंडियन फाइटर है, हाँ. मतलब वो तो 100% इस बात की आकाश है कि ये जज्बा ही था जिसने उसमें वो पावर डाल दी शाहजेब में कि उसके ओपोनेंट को हिलने का मौका नहीं मिला. तो हिलने का मौका ओपोनेंट को भी पता होता है, क्योंकि हम जब इंटरव्यूज वगैरह में इनसे बातें करते हैं, तो इनको जितने वसाइल पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग के मिल रहे होते हैं, वो तो सबके सामने मतलब नजर ही आ रहा है. तो ओपोनेंट को भी पता होता है कि ये कितनी ट्रेनिंग करके आ रहा है क्या, तो वो अंडर एस्टिमेट करते हैं. मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती है कि किसी पाकिस्तानी फाइटर को आप अंडर एस्टिमेट करें. So our women have also proved that. मुस्लिम लीग नून का दावा है कि तरक्याती मंसूबे उसका ट्रेडमार्क हैं, और शायद इसी रिवायत को सामने रखते हुए पंजाब में नित नए तरक्याती मंसूबों के ऐलानात हो रहे हैं. बड़ी अच्छी बात है. वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में एक के बाद एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रही हैं. मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियों को हालिया 2 माह की कारकर्दगी से भी जोड़ रही है. लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम से पहला विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और एमरजेंसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई है. शहर में 100 जदीद एमरजेंसी पैनिक
पैनिक बटन, खवातीन पुलिस से फौरी मदद ले सकते हैं। लाहौर में 50 मकामात पर फ्री वाईफाई इंटरनेट मंसूबा भी शुरू किया गया है, विच इज़ ग्रेट। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशंस का भी आगाज़ हो चुका है। कहा यह जा रहा है ये सर्विस जून में शुरू हो जाएगी। फिर सुथरा पंजाब, सेहतमंद पंजाब विजन के तहत हेल्थ रिफॉर्म्स के ऐलानात भी किए जा रहे हैं साथ में। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं खुसूसी अफराद के लिए। हिम्मत कार्ड जो है वो भी होगा बैतुलमाल के तहत। निगहबान कार्ड समेत दीगर कई तरक्याती मंसूबों के भी ऐलानात हो गए। ये सारे ऐलान हो रहे हैं, क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकली, पहले क्या हो जाएगा, कितनी देर में होगा, ये सारी बातें हमने करनी है। इसके अलावा एक और चीज़, सूबे में कैंसर अस्पताल समेत नई सड़कों की तामीर के भी दावे हो रहे हैं। सो a lot of new things मज़ाहिर ये सब कुछ बहुत planned. उम्मीद अफजा है, लेकिन पंजाब हुकूमत अपने महदूद बजट में इतने मंसूबे कैसे मुकम्मल करेगी। माजी में भी देखा गया है कि ऐलानात तो बहुत कर दिए जाते हैं, लेकिन ये मंसूबे मुश्किल होते हैं मुकम्मल करना। मतलब हम अपनी हुकूमतों की क्या बात करें, सऊदी अरेबिया ने अपना जो लाइन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 99% तो उसको ख़त्म ही कर दिया है ना। They are looking for investors, आपको पता है। बजट इशूज़ हर जगह होते हैं। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 20 रुपये से लेकर 16 रुपये कर दी। अब भी शिकायत हैं कि इस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत की नीयत अच्छी सही, लेकिन असल चैलेंज आपको पता है कि इन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना, और पर्टिकुलरली ये कैंसर अस्पताल टाइप मंसूबे, इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। लेकिन बहुत अच्छे मंसूबे हैं। कैंसर का एक मुख्तस अस्पताल, इट्स हाई टाइम के पंजाब में मौजूद हो। अच्छा जी, अब हमने टाइम लाइन एक देख रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी चीज़ें, इतना कुछ अनाउंस हो गया है और ज़रूरत भी बहुत है। सुबह ही हम देख रहे थे वो जो अपना घर स्कीम के तहत जो मुतवसत तबके के लोग हैं उनको अपना घर किस्तों पे किस तरह दिया जा सकता है, उसका भी एक मंसूबा बनाया जा रहा था। पंजाब आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ है। आज़मा साहिबा, क्या हाल है आपका? आज़मा साहिबा, कहाँ से शुरू करें? इतनी अनाउंसमेंट्स हैं, इतना कुछ होने वाला है, एक्साइटिंग न्यूज़, बट हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली आपसे बात करें कि क्या डूएबल है, क्या नहीं, किधर से शुरू करेंगे आप लोग, तो ये बताएं। लेट्स स्टार्ट विद द लाहौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम वर्चुअल पुलिस स्टेशन। हाउ डज दैट इवन वर्क, ये ज़रा बताएं। थैंक यू वेरी मच हुमैद अब्दुल्ला। आपकी एक्साइटमेंट के साथ साथ हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं और पंजाब की आवाम भी बहुत एक्साइटेड है। जो वो तमाम काम और वो चीज़ें देख रहे हैं जो या वो सिर्फ सुना करते थे या वो उसकी ख्वाहिश किया करते थे, वो तमाम चीज़ें मरीम नवाज शरीफ साहिबा उनको जो है इम्प्लीमेंट करके दे रही हैं। इसमें जो जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन की बात है, देखिए ये बड़ा ही एक वर्चुअल, ये शायद जो है वो पाकिस्तान की तारीख का ये एक अनोखा प्रोग्राम है। बल्कि मैंने जो ब्रीफिंग हमने देखी और ली उसमें 6 मुल्कों के अंदर जो है वर्चुअल पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम कैपेसिटी और इस तमाम क्वालिटीज के साथ नहीं है जो पाकिस्तान में है। तो मैं ये बड़ा सेफली कह सकती हूँ कि ये पूरी दुनिया में जो है ये एक अनोखा काम है जो किया गया है। और ये मैं आपको बता दूं शुरू करते वक्त कि ये हो चुका है, ये नहीं है कि ये भी होने वाला है या अनाउंस किया गया है। ये जो 15 की जो हमारी कॉल्स होती हैं, या जो आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया था 8 मार्च को, खवातीन जो वुमेन्स डे है उसके ऊपर उन्होंने अनाउंस किया था कि जो हमने एक बनाई हुई थी, एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया था कि वहाँ पर जो खवातीन है वो किसी भी तरह खुदा न खास्ता वो किसी प्रॉब्लम में है या वो किसी प्रॉब्लम को फोर्सी कर रही हैं या उनको कोई खदशात है, तो वो जो है वो कॉल करके वो उसके ऊपर अपने आप को वो कर सकती है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि एक वीडियो भी ट्वीट की थी उस वक्त जहाँ पे एक बच्ची जो है जिसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी एक टैक्सी ड्राइवर ने, उसने जो है वो अपने वहां पर इन्फॉर्म किया और उसके बाद उसको रेस्क्यू किया गया। वो वीडियो हमने यहाँ चलाई भी थी। ये जो पुलिस स्टेशन है ये यहाँ पर वो सिर्फ जो है वो कॉल करेगी, और ये मेरी आवाज मरियम नवाज जिसका नाम जो है वो रखा गया है। और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये क्रॉस द बोर्ड है। लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में वल्नरेबल जो सेगमेंट है वो या खवातीन होती हैं, बच्चे होते हैं या ट्रांसजेंडर्स होते हैं। सो ये ज्यादा रखा जा सकता है कि ये इसको खवातीन ज्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगी, ये वहां पर उसको कनेक्ट किया जाएगा उस कंट्रोल सिस्टम के साथ। कंट्रोल सिस्टम के अंदर से जो है ये तमाम पुलिस स्टेशन के साथ ये कंट्रोल सिस्टम अटैच्ड है। पर मुतल्लका जो पुलिस स्टेशन है वो वहां पहुंचेगा और फिर यहाँ बात खत्म नहीं होगी। अगर उस खातून के उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है
तो इवन प्रोसिक्यूशन तक ये कंट्रोल सेंटर, ये तमाम जो हमारा मैकेनिज्म है ये इन्वॉल्व होगा, ताकि मुकदमे के अंदर भी जो हमारे होता है हमेशा कि मुकदमात के अंदर खवातीन के लिए प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं होता, एविडेंस इसके थ्रू होगा और ये एयर टाइट एक बनाएगा एक मुकदमे को। अच्छा, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलरली कैंसर अस्पताल या जो मेन अहम शाहराहें होती हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर्टनली सूबे अपना पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी सीख करते हैं, दीगर लोगों को भी, दीगर मुल्कों को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो उन लाइंस पे भी काम होता है, हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। खास तौर पे कैंसर केयर हॉस्पिटल के बारे में अगर मैं कहूँ तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहबा ने जब इसकी ब्रीफिंग भी ली और इसको जब हुक्म फरमाया कि ये शुरू होना है, उस पे उनकी पहली जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि डॉक्टर्स जो है खास तौर पर जितनी भी बेहतरीन डॉक्टर्स दुनिया से जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से इवन पाकिस्तानी नहीं भी हैं, उन तमाम डॉक्टर्स को भी जो है यहाँ लाया जाए और यहाँ पर उनको जितनी सहूलियात दी जा सकती हैं वो दी जाए, ताकि ये जो एक एटमॉस्फेयर है कि शायद देखिए दुनिया में डॉक्टर्स जो है वो हर अच्छी पे के ऊपर या अच्छे सहूलतों के ऊपर पूरी दुनिया में काम करते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हो चुका है जब खादिम आला शहबाज शरीफ साहब ने PKLI हॉस्पिटल बनाया था और वो बाहर से डॉक्टर्स को लेके आए थे, लेकिन वो उसके ऊपर कैसे सियासत हुई, किस तरह से अदालतों के अंदर उन डॉक्टर्स को बुलाकर जलीलो ख्वार किया गया और फिर वो बेचारे जो है वापस चले गए। तो ये कैंसर केयर हॉस्पिटल, इसके हवाले से नई टेक्नोलॉजी, अच्छा जितने हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वो टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होगी और पंजाब के लोग जो है वो सेहत की सहूलतें हैं, वो तालीम के अच्छे जो स्कूल्स हैं, हमारे स्कूलों के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो बच्चे हैं 5वीं जमात तक के तमाम बच्चों को जो है नाश्ता दिया जाएगा। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा इसके ऊपर कंसर्न था कि हमारे बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ, एक तो जाहिर है ये भी प्रॉब्लम है, दूसरा वो जाहिर है शायद माशी हालात की वजह से या किसी भी तरह वो नाश्ता भी प्रॉपरली करके नहीं आते, जिसकी वजह से जाहिर है उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। ये नाश्ते वाली बात आप पूरे सूबे की बात कर रही हैं? जी मैं पूरे सूबे की बात कर रही हूँ जी, और इसको शुरू हम जो है वो जुनूबी पंजाब से करने लगे हैं, लेकिन जो 30,000 स्कूल हैं उनको मार्क किया गया है और 30,000 स्कूलों के अंदर 5 लाख के करीब जो बच्चे होंगे वो इससे मुस्तफीद होंगे और 5वीं जमात तक, नर्सरी से लेकर 5वीं जमात तक के बच्चे जो है उनको नाश्ता दिया जाएगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। और ये कब स्टार्ट होगा ताकि वी कैन आल्सो कीप एन आई ऑन इट? जी विद इन सम डेज अभी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जा रही है, इसका डिसाइड हो चुका है और मुख्तलिफ जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो भी मुख्तलिफ और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहती हैं, तो कुछ दिनों में मैं जो है इसके बारे में ज्यादा डिटेल से आपको बता सकती हूँ, लेकिन इसको इन एनी केस जो है वो 2 महीने के अंदर शुरू होना है जी। अच्छा, फिर दीगर कुछ इशूज भी हैं, कुछ इशूज की भी बात करते हैं। बहुत सारे मामलात जो हैं वो आते रहे पहले भी, इससे पहले जो पंजाब हुकूमत थी उसके भी ज़माने में, कि लाहौर में ही ग्रीन लैंड को इस्तेमाल कर करके हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ कन्वर्ट किया जा रहा है। लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल आपके सामने है। प्राइमरीली अगर स्मॉग के इशू को ले लें, अभी इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस इट, बिकॉज अभी से कुछ नहीं होगा तो अगला सीज़न, उससे अगला सीज़न, उससे अगला सीज़न, कुछ नहीं हो सकता। What has been done so far कि हमारी आने वाली सर्दी पिछली वाली सर्दी से बेहतर हो आलूदगी के एतबार से? देखो अब्दुल्ला, कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो मैं नहीं दे पाऊंगी, जाहिर है हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कहीं से शुरू हो गया, पूछना चाह रहे हैं कि काम जी जी मैं आ रही। फिजाई आलूदगी जो है वो जाहिर है एक बड़ा जो सब्जेक्ट है और फिजा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको ठीक किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने खुद अपने लिए जो है वो चूज किया था और उनका बहुत एम्बिशन है माहौलियात पे काम करने के लिए, उनका बैकग्राउंड भी है, वो उन्होंने तालीम भी इसी की जो है वो हासिल की हुई है। सो वो इसको बहुत, वो इसकी मिनिस्टर भी हैं, सीनियर मिनिस्टर भी वो देख रही हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इसके ऊपर जो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले तो अगर आपने देखा हो कि परसों कैंपेन जो हमने की है प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक बैग, वो उसके साथ साथ जितनी भी अब नए तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है
कि हर एक जो सड़क बन रही है, हर एक जो मंसूबा बन रहा है, उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है वो हर सूरत हाल में मेक श्योर की जाएगी। सो प्लांटेशन को जो है वो मेक श्योर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो ट्रैफिक के हवाले से जो गाड़ियां धुआं फेंकती हैं या जो फिजा को आलूदा करती हैं, अब हमने सेफ सिटी के कैमरों के साथ जो जहां चालान बाकी चीजों के होते हैं, ये चालान भी अब उसके अंदर शामिल है कि जो भी गाड़ी अगर जो है वो फिजा को खराब कर रही है, वो धुआं जो है वो फैला रही है, वो उसका चालान भी होगा, उसको नोट भी किया जाएगा। और हमारी जितनी भी जो एनवायरनमेंट के हवाले से जितना काम किस हुकूमत में हो रहा है, जिस उसके साथ एनवायरनमेंट पहले एक बहुत निगलेक्टेड सब्जेक्ट था और वो होता था कि शायद जिस वजीर को कुछ बहुत छोटा मोटा देना है उसको एनवायरनमेंट दे दें, लेकिन इस वक्त एनवायरनमेंट पे पूरा जो है पंजाब गवर्नमेंट का फोकस है। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसके ऊपर खुद हर चीज, और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछली जो हमने अभी जो हमने किया है जो शिजरकारी का दिन था, उस दिन हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 18 लाख से ज्यादा पौधे जो है वो पंजाब के अंदर लगाए गए हैं। सो इसके अलावा जो मैकेनिज्म होता है जो आप जो हमने लगाने हैं, हम कर सकते हैं। बारिश जो है, मसनूई बारिश, उसके ऊपर जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे एयर फिल्टर्स हैं उसको भी इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर भी काम हो रहा है। अच्छा, तो बहुत काम हो रहा है। ठीक है, हमने मतलब वो बच्चों के नाश्ते से, पुलिस स्टेशन से, ये शजरकारी, ये सारी हमने बातें की हैं। अब बताएं कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जहां आम आवाम फॉलो अप ले सके, मे बी ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल और समथिंग, कि ये बात कहाँ तक पहुंची? बिकॉज अब ऑब्वियसली डिजिटल ज़माना है और वादे हमने इतने होते हुए इन द पास्ट देखे हैं हर किसी से, और वो पूरे होते नहीं हैं। तो अब ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक टू ट्रेस, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हॉस्पिटल है तो ये कुछ महीने बाद कहाँ तक पहुँचा, एक साल में कहाँ तक पहुँचा, कितनी देर रहती है, मतलब पीपल वुड लाइक टू फॉलो द प्रोग्रेस ऑफ ऑल दीज एंडेवर्स जो आप लोग शुरू कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ मैकेनिज्म बनाया है? देखिए हुमा, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये आप दुरुस्त कह रही हो कि जाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये एक इम्प्रेशन रहा है कि बस मंसूबों का अनाउंसमेंट कर दो, उसके बाद उसको देखने वाला पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं अल्लाह पाक से बहुत डर के ये कहना चाहती हूँ, और मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से मैं ये, चूंकि मैं तमाम चीजों के अंदर मैं देख रही हूँ, इन्वॉल्व हूँ, मैं ये बड़ा सेफली कह सकती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कोई मंसूबा फाइल वर्क नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने मंसूबे अनाउंस किए गए हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगे और हो रहे हैं। और ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं जो अनाउंस किए गए हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है ये मुकम्मल एक होमवर्क के साथ, एक पूरी प्लानिंग के साथ हम वही चीजें अनाउंस कर रहे हैं जो चीजें इम्प्लीमेंटेबल हैं। और ये जो आपने जहां तक पूछा कि कैसे ट्रेस करेंगे, आप है ना हमारी अकाउंटेबिलिटी के लिए हर वक्त मैं हाजिर हूँ। चलिए एक इशू जिस पे अकाउंटेबिलिटी, मतलब पता नहीं अभी तो लोग खासा कंसर्न्ड हैं, अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लेकिन कंसर्न्ड हैं वो किसान हैं। वो कहते हैं जी हमारी सपोर्ट प्राइस से हम खुश नहीं हैं, एहतजाज भी सुना है कि किया जा रहा है, करने लगे हैं। अब अगले सीज़न में कोई गंदम काश्त नहीं करेगा अगर इस तरह की सूरत हाल रही। तो हमारे पास बिलाल यासीन साहब भी आए थे, ही ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन अस, लेकिन किसान ज़ाहिर है मुतमईन नहीं हो रहे हैं इस पर। देखिए उनको मुतमईन करना यकीनन हमारा फर्ज है और हम करेंगे। एक तो किसान इत्तेहाद के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जी। एक ऐसा ग्रुप है जो बाकायदा एक सियासी पार्टी को ज्वाइन कर चुका है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने हमारे मिनिस्टर जो एग्रीकल्चर है उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा है। तो उसके जो जिनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जो बाकी किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारी गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, हम उनको गुजारिश कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उन्होंने एक किसान पैकेज जो है वो अनाउंस कर रखा है और उसको जो है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और वो किसान पैकेज जो है उसके अंदर 1.5 लाख रुपए की जो 2 पैकेज है वो उनको, एक फसल जो उनकी खरीफ की है, एक रबी की है, दोनों से पहले उनको 1.5 लाख रुपए अपने किसान कार्ड पे मिलेगा, जिसके जरिए वो अपने लिए जो बीज है, मियारी बीज है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो एग्रीकल्चर के आलात हैं, वो ये तमाम चीजें वो उस पैसों के साथ खरीद सकता है। और ये उसको जो है ये बगैर किसी सूद के जो है ये पैसे उसको मिलेंगे। और उसके साथ साथ इतना बड़ा मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहबा लेके आ रही हैं, जिसके फिर मैं कहूंगी
कि वो कागजों पे नहीं है, उसके बारे में बाकायदा दुनिया के अंदर जो आलात इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे अभी भी जो फसलें हैं उनको उनके लिए फ्लड इरिगेशन जो है वो अभी भी इस्तेमाल होता है, लोग स्प्रिंकल्स पे चले गए हैं। सो ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी है, नए आलात हैं वो लाए जा रहे हैं। ई बाइक्स का जिक्र हुआ था, MOU साइन हुआ था, वो बात कहाँ तक पहुंची? वो बात बिल्कुल पहुंच चुकी है, उसके अंदर हजारों रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये रजिस्ट्रेशन का फेज है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दिन दिए गए थे। रजिस्ट्रेशन के खत्म होते ही अब चूंकि बाइक्स जो है वो 20,000 है और जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं अभी कुछ दिन बाकी भी है। सो अगर ये 20,000 से ज्यादा हुई तो जाहिर है हमें इसकी कुरानंदाजी करनी पड़ेगी, और अगर उससे कम हुई तो जाहिर है फिर तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ई बाइक्स जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। अच्छा, फाइनली आज़मा एक और चीज जिसमें बहुत ही अच्छा एंडेवर था कि जी रोटी जो है उसकी कीमत कम हो जाएगी 20 से 16, अब ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो गया? क्योंकि हमने अभी भी अगर सोशल मीडिया पे देखें ऑनलाइन शिकायतें हैं, बहुत सी जगह हैं जहाँ रोटी 16 रुपए की नहीं है। देखो हुमा, आपको ये बात मालूम है हमारे मुल्क में किसी भी चीज की कीमत बढ़ाना बहुत आसान काम है, बहुत सारी जस्टिफिकेशन दी जाती हैं, लेकिन जहां कीमत कम करने की बात है वहां पर माफियाज, वहां पर नहीं हो सकता, वहां पर जुलूस निकालेंगे, हड़तालें करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश की और हमने सख्ती भी की जिस हद तक की जा सकती है। हुकूमत कोई मतलब सख्ती करना कोई इतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन रिट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए करनी पड़ती है। जुर्माने हुए, FIRs हुई, लोग अरेस्ट भी हुए, सील भी हुए तंदूर, और अब मैं सेफली कह सकती हूँ कि 70 से 75% जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। कुछ जगहों पर जहां नहीं हो रही है वहां पर कुछ नान के हवाले से जो है वो अच्छा, एक सवाल जो कि हमें ज़रूर करना है आपसे, क्योंकि ईद पे जब हमारी आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा ये तो 70 से 75% हो चुकी है। ईद पे हमारी जब आपसे मुलाकात हुई थी उसके बाद आज हो रही है, तो आज ही मौका मिल रहा है। एक क्लिप जो कि हमें भी बहुत टैग किया गया, आई एम श्योर आपको भी बहुत टैग किया गया, बहुत वायरल हुआ। हम जोड़ों की कुछ बात कर रहे थे, हम ऐसे ही कुछ कपड़ों की बात कर रहे थे, और यकीनन आपसे भी सवाल आया होगा क्योंकि हमें तो लोगों ने बहुत कहा कि मरियम नवाज साहिबा के 700-800 रुपए के जोड़े कहाँ से मिलते हैं, हमने भी लेने हैं, बिकॉज इस महंगाई में मतलब हजार तो गया ही गया ना, 2-3 हज़ार तो होता ही है लेने के लिए। सो वी वांट टू नो वेयर शी शॉप्स फ्रॉम, और ये सवाल था लोगों का जो हम आपके सामने रख रहे हैं, बताइएगा। अब बड़ी मजे की बात है हुमा के, ये तो खैर अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है उनको अब ये जो बेले बैठे हैं आजकल लोग जिनको काम कोई नहीं ना, उनके कभी लीडरों ने कोई काम किया था, उनका काम हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से है। वो मरियम नवाज साहिबा ने जूता क्या पहना है, मरियम नवाज साहिबा ने कपड़े क्या पहने, उनको सिर्फ इसी पे कंसर्न है, वो क्या कर रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जाहिर है इसके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। जो मैंने कहा था, जो जहां तक आपने ये देखा वहां पे आपने ये भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मार्केट्स के अंदर जो कपड़े इस रेंज के मिल रहे हैं वो उन्होंने शेयर भी किए। लेकिन यहाँ पर बददियानती और मुनाफिकत यह है कि एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा के, मैंने जो आपको याद होगा मैंने कहा कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंज लाया है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, और जो अब वो मतलब बहुत नॉर्मल जो है वो कपड़े और वो उसको बड़ा कन्वीनियंटली जो है वो यूज करती हैं। पुराने उनके कपड़े जो इलेक्शन से भी कहीं पहले के वो कपड़े हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहन सकती या नहीं पहनती, मैंने कहा कि वो प्रेफर करती हैं और आम हालात में वो ये लेकिन अगर वो किसी फंक्शन पे जा रही हैं तो क्या उस फंक्शन के ऊपर वो जो है वो उनकी मर्जी है वो क्या पहने। एक तो ये डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि वो क्या पहन रही है, किसी की मर्जी से तो वो कपड़ा पहनेंगे नहीं। As a woman, I would not like कि सारी conversation या all eyes should be on another woman is wearing। मैं इसके असूली मेरा इख्तलाफ है, लेकिन चूंकि अब आपने वो जिक्र कर ही दिया था तो जस्ट वार्निंग यू, लोगों की बहुत नजरें हैं, तो अब तो अगर पहले स्क्रूटनी होती थी इन चीजों की तो अब तो और ज्यादा होगी कि उन्होंने एक्चुअली पहना क्या हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है हुमा। देखो पहली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि वो क्या पहन रही है उसके लिए उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हम एक ईद शो के अंदर हम एक लाइट गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने आपसे कहा, उसके ऊपर मैंने आपसे कहा, आई डोंट नो पूरा क्लिप किया या नहीं, मैंने आपसे कहा कि समटाइम्स नहीं, वो हमने तो पूरा ही डाला था, लेकिन वो बाकी तो काटने वाले काट लेते हैं उनसे, और वो ज्यादा सादा कपड़े जो है वो पसंद कर रही हैं, ज्यादा सादे कपड़े पहनती हैं। लेकिन ये है कि बात उनकी परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए, बात उनके जैसे आप प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उस पे होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपको फूलों वाला जोड़ा, एक मिनट हुमा, अगर एक सादा फूलों वाली कमीज
वो पहन रही हैं जो है वो सफेद शलवार और एक दुपट्टे के साथ जो उनके पास मौजूद है, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है? फिर यह है कि आप जो 3 पीस सूट है या जो महंगे सूट आते हैं, आप उनके अंदर जो है 800 रुपए के कपड़े ढूंढने जाएंगे तो फिर आपका दिमाग खराब है ना, मैं उस पर क्या कह सकती हूँ। चलें जी, ये तो हमने बात इसलिए की क्योंकि वो इतनी वायरल हुई आजमा, और आप आज हमारे साथ हैं और इसीलिए हमने पहले सारी और मंसूबों की बात की, फिर हमने कहा ये भी बात करते चलें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये सारे मंसूबे हैं और व्हाट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, बहुत सी चीज़ें हैं वैसे तो, लेकिन जो इमीडिएटली डूएबल है वो है ई बाइक्स। मतलब हमने हमेशा बात की है ट्रांसपोर्टेशन, और अपनी सवारी अगर हो जाए तो उससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। टेक्स यू टू वेयर एवर यू वांट टू गो, और आपके जो ख्वाब हैं, ड्रीम्स हैं, दे आर क्लोजर टू बीइंग फुलफिल्ड, सो दैट्स गुड। हमारे पास जो लेवल है हमारे व्हीकल्स का, ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है जिसे कहा जाता है। एब्सोल्युटली, मतलब हर चीज़ कनेक्टेड है ना, फिर एनवायरनमेंट का तो हाल हमें पता ही है कि क्या हो रहा है। That is it for today. We're going to see you tomorrow. We'll see you tomorrow. Have a great day.